मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं, 35 वर्षों में मैंने इतने छोटे गांव में इतना बड़ा कवि सम्मेलन हिंदुस्तान में अभी तक नहीं देखा है। शायद आपकी तालियां और बड़ी हों। भैया ने बताया, मैं 16 बार लाल किला गया हूं। देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है जहां प्रधानमंत्री और पूरी संसद बैठती है। मैं उन 16 साल के कवि सम्मेलनों को आज के इस एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। कोशिश करूंगा ये लाज आपने मुझे सौंपी है, आज इसके अनुकूल कविताएं पढ़ूं, मुझे अच्छा लगेगा। सुनील भैया, अभी तलवार भेंट करी गई है तो जरा 2 लाइन सुन लो आप बस। उसी की ताली मुझे बता देंगे इस मंच पर मुझे इस माइक पर कितनी देर खड़ा होना है। लोग कहते हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है, कहां चला गया। बस पहली लाइन पर कविता हो जाए तो जरा एक एक श्रोता का हाथ खड़ा हो जाए। मुझे उम्मीद है, मैं कह रहा हूं, था बहुत पानी। अब विश्वास रखें, मुझे तालियों की गड़गड़ाहट वहां से सुने तो यहां तक पहुंचे। कहां गया वो पानी? था बहुत पानी मगर तलवार पर सब चढ़ गया है, इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। इसलिए राजस्थान रेगिस्तान बनकर रह गया है। लोग कहते हैं लड़ते भिड़ते बहुत हो, मारते कूटते बहुत हो, जब देखो जब खून की नदियां बहाते रहते हो। मैंने कहा राजस्थान पाकिस्तान के बड़ा निकट है, जैसलमेर। कहने रेतीले टीले हैं, पानी नहीं है। 2 लाइन और सुन लीजिए, फिर मुझे सुनाना कुछ और है। अभी अचानक तो तलवार भेंट हो गई तो अचानक शुरू हो गया। चिनगारी के पास रहें। एक तो मुझे खुशी ये है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं झूठ मैंने जिंदगी में बोला नहीं है। वीरस के बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान में बड़ी लंबी फहरिस्त आ रही है मेरे बाद की पीढ़ियों की, लेकिन मैं कुल 2 जमा कवियों का फैन हूं खुद। मैं नहीं कह रहा कि मैं उनका प्रशंसक हूं, मैं फैन हूं। वो दोनों कवि आज मंच पर हैं। आप इनके लिए तालियां बजाइए कि हमारी नई पीढ़ी कविता लिख रही है। कम से कम चीख पुकार कह देना, नारे लगवा देना, ये कविता की भाषा नहीं है। लुप्त होती कविता को यदि किसी ने बचाया है तो मैं इस अर्जुन और अभिमन्यु दोनों को प्रणाम कर रहा हूं। अपने बड़े होने के नाते इन्हें आशीष भी दे रहा हूं। स्वागत है। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं। अब जरा कविता के लोग दाद दें, बाकी बैठे रहें, पड़ोसी से पूछें कविता होती क्या है। मैं कई बार कहता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में आता है। मुझे 100 में से 100 अंक लेने की आदत है। या तो 100% ताली बजेंगी या 100% हूटिंग में पांडाल बदल जाएगा। मैं अपनी 2 मिनट शुरू कर रहा हूं अब। चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। और अगली लाइन पर मुझे अच्छा लगेगा यदि आप कविता पर ताली उठेंगी तो, कि चिनगारी के पास रहें तो शोले और भड़कते हैं, कायर बैरी ललकारे तो बाजू स्वयं फड़कते हैं। मातृभूमि का एक कण भी उड़कर उस पार नहीं जाए, इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं। इस कारण सूखी मिट्टी पर शोणित रोज छिड़कते हैं, इस कारण सूखी मिट्टी पर। मेरी 2 छोटी बहनें यहां बैठी हैं, श्रृंगार पढ़ा है उन्होंने। लोगों ने कहा तुम क्यों नहीं पढ़ते, इतने साल हो गए, 35 साल से चीख पुकार। बस 2 लाइन और सुन लीजिए, फिर कविता का रुख बदलता हूं। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए। आप छोटे जगह के लोग नहीं, बड़े मन के लोग हो। इतना बड़ा कवि मैंने लाल किले की भीड़ में नहीं देखा जहां सुबह इतने से श्रोता बजते और 22 कवि मंच पर होते हैं। आपने इतना बड़ा आयोजन कर दिया है। मैं अभी मेरा नोएडा से मुझे फोन आया, मैं सच कह रहा हूं, मेरी टीम ने जो मेरा सारा काम देखती है यूट्यूब पर, उसने कहा सर जो आपका वहां से जो स्वागत हुआ है, हमने अब तक देश में ऐसा कोई स्वागत देखा नहीं है। और जो भी आयोजन समिति है मैं उससे कह रहा हूं, मेरा काव्य पाठ का वीडियो भेजें न भेजें, मुझे वहां से यहां तक जो ये आपने स्वागत किया है इसका एक क्लिप भेज दीजिएगा, जिसे मैं कल परसों यूट्यूब पर डाल दूंगा तो पूरी दुनिया देख सकेगी कि छोटे गांव में स्वागत कैसे किया जाता है। वाह वाह वाह। ये मैं विशेष गुजारिश कर रहा हूं आपसे। पेमेंट छोड़िएगा, इससे बड़ा क्या पेमेंट होगा, आपका दिल बड़ा है। अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, सुन लीजिएगा, आज मेरे मूड में हूं तो कुछ अच्छा सुना रहा हूं। अगर पौरुष, मैं क्यों नहीं लिख पाया गौरी और इसकी तरह से, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए
तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। और अब आपकी तालियां चिंगारी में बदले, अगर पौरुष महकती शाम के अधीन हो जाए, तुम ही बोलो कि रण में बाजुओं को कौन तोलेगा। अगर हम भी जुल्फ चुंबन की भाषा बोलने लग जाएं, कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। कहो फिर आग की भाषा को आखिर कौन बोलेगा। मैं एक विषय जानना चाहता हूं, आप अनुमति दे देंगे तो मैं उस विषय पर कविता कह दूंगा, वरना गेयर बदल दूंगा। मैं कश्मीरी पंडितों की व्यथा पर एक नई कविता कहना चाहता हूं, आप अनुमति दें तो मैं अपनी बात शुरू करूं। स्वागत है भैया। पीछे के लोग भी जरा उत्साह में हैं। 30 साल बाद न्याय मिला, एक छोटी सी फिल्म बनी तो लोगों के पेट में दर्द हो गया। मातृशक्ति बैठी है। माफ कीजिएगा, मैं बहुत कड़वा बोलने जा रहा हूं। मेरे एक वीडियो वायरल हुए मोहन खेड़ा से, मैं लगभग वही भाषा बोल रहा हूं आज की तारीख में। आपने सुना है किसी हनुमान मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही हो और वहां पर हजारों की भीड़ हो, और जब घर लौटे तो किसी पर पत्थर बरसा दे, किसी पर आग लगा दे। आपने जीवन में कभी सुना है? आपने गुरुद्वारे से लौटते हुए सिखों की भीड़ से कभी सुना है कि वो जाकर के आगजनी कर दे? आपने किसी हिंदू मंदिर से लेकर जैन मंदिर तक कभी सुना है? मैं बहुत अफसोस के साथ सूचना दे रहा हूं कि क्या अजीब बात है कि नमाज के बाद में ये पत्थर की वर्षात हो क्यों जाती है, जब कहा जाता है हम तो शांति दूत हैं, शांति की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, माफ कीजिएगा विनीत चौहान कोई भी रस के कवि का नाम नहीं है, मैं बगावत का कवि हूं। मैं एक भी बाग इस भीड़ में तैयार कर दूं तो मेरा कहना सार्थक है, आपका सुनना सार्थक है। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे, मेरा इशारा समझना, मैं जोधपुर पर भी बोल रहा हूं, मैं करौली पर बोल रहा हूं, मैं अलवर में टूटते मंदिर पर बोल रहा हूं। सांप जब तक, जो डर रहे हैं आराम से घर चले जाएं, जो तबीयत से मर्द बैठे हैं वो विनीत चौहान को सुनने की हिम्मत जुटाइएगा। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले। पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। लोग कहते कश्मीर में हुआ क्या है? मैंने कहा आपने सुना है कि कभी किसी महिला के साथ दुष्कर्म हुआ हो? मुझे नहीं पता है भाषा मुझे यहां बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जरूरत आ पड़ी है तो बोल रहा हूं। स्वागत है भैया। दुष्कर्म हुए हैं इस देश के अंदर, कुकर्म है ये, लेकिन कभी आपने सुना? मैं सो नहीं सका 3 दिन तक जब मैंने कश्मीर फाइल देखी कि किसी महिला को दुष्कर्म के बाद आरे से चीर दिया जाए। उसके बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री बदतमीजी के साथ दांत फाड़ रहा था विधानसभा में। मैं 3 वीडियो कैमरों के सामने अपना बयान दर्ज कर रहा हूं, मेरी बात पहुंचे वहां तक। एक प्रांत का मुख्यमंत्री विधानसभा में दांत फाड़ के कहता है कि जब आप कश्मीर की बात करते हो तो हमें गंदे लगते हो। अशोक भैया एज इट इज वाक्य उस मुख्यमंत्री का, आप कल वीडियो चेक कर लेना, विधानसभा कश्मीर फाइल, अरविंद केजरीवाल। उसने बोला है कि आप गंदे लगते हो। मेरी बात पर आपकी तालियों की मोहर लगे, वो तालियां थप्पड़ की तरह दिल्ली उसके तकिए पर पहुंचे। मैं बोल रहा हूं। स्वागत है भैया। अरविंद केजरीवाल जी, मेरी अगली बात समझ में आए तो ताली पीछे तक चाहिए मुझे, वहां तक मुझे खामोशी खल रही है इस समय। अरविंद केजरीवाल जी, जब हम कश्मीर पर बात करते हैं तो हम गंदे लगते हैं, लेकिन जब आप किसी शराबी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाते हैं हमें आप घिनौने दिखाई देते हैं। सियासत का नशा, सिमतों का, मुझे अभी तालियों में मजा नहीं आया है। आपने आयोजन तो बड़ा कर दिया, तालियां विस्फोट की अभी तक मैंने आई नहीं जिसमें विनीत चौहान कविता पढ़ता है। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़िए थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। मैंने 3 लोगों की शव यात्राएं देखी हैं जिंदगी में, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अब्दुल कलाम जी की, और CDS विपिन रावत की। मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं। देश का सबसे बड़ा सेनापति 7 बेटों के साथ शहीद हो गया। दुर्भाग्य का बात यह देखिएगा, उस दिन भी श्रीनगर में कुछ बदतमीज लड़के ठहाके लगा रहे थे, पटाखे चला रहे थे। मैंने 2 लाइन लिखी है, जरा सुन लीजिएगा। श्रीनगर में गूंज रहे जो देशद्रोह के नारे हैं, और विधानसभा में बैठा मुख्यमंत्री दांत फाड़ रहा है।
श्रीनगर में गूंज रहे जो देशद्रोह, मैं मंच का भी साथ चाहता हूं, श्रीनगर में गूंज रहे जो देशद्रोह के नारे हैं, ठंडी झीलों से निकले जो जलते से अंगारे हैं, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं। नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं, नाइंसाफी है उस, आपका हाथ समर्थन मुझे पूरा मिले जरा, नाइंसाफी है उस मां से जिसने बेटे खोए हैं। तुमको भी फारूक जी इसका, मेरी लाइन पहुंच रही तो कश्मीर तक पहुंचे फिर आपकी तालियां, तुमको भी फारूक जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, उन्होंने कहा ये तो हम भारत में हैं जो विवादास्पद सूबे के सीएम बना दिए गए हैं, पाकिस्तान में होते तो पीएम होते। मैंने कहा अभी एक पीएम की दुर्गति देखी हमने, और इशारा समझना बारीक सी स्पिन बॉलिंग कर रहा हूं। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान, मुझे भी नहीं पता कितने लोग समझेंगे, बोल तो रहा हूं। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, जाते पाकिस्तान वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापस कर देता है, कोई सेना के लोहू को शाही से धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मैं हिंदुस्तान की राजनीति के सबसे बड़े व्यक्ति पर उंगली उठा रहा हूं, वो किस पार्टी के, मैं कोई चिंता नहीं करता। लोग हमसे कहते हैं कश्मीर तुम्हारा है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो जब पैदा हुआ ये मरा हुआ सांप हमारे गले में लटका हुआ था। सुनता हूं कोई बड़ा आदमी था राजनीति में जो उसे यूएन में उठा के ले गया, क्या लगे, लेकिन तुम कैसे कहते हो कश्मीर तुम्हारा है? बड़े लोग बैठे हैं, हमारे जमीन पे झगड़ा हो जाता है गांवों में, तो लोग कहते हैं पट्टा दिखाओ, रजिस्ट्री दिखाओ, ये है किसकी? मैं कश्मीर की रजिस्ट्री पेश कर रहा हूं और अपने खून से हस्ताक्षर लिख के कह रहा हूं कि कश्मीर किसका है। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, शुद्ध कविता हो तो कविता के लोग ताली बजाएं, बाकी खामोश रहें। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। जरा हाथ उठाइएगा पीछे तक के लोग। वाह वाह वाह। अपनी इस केसर घाटी को इतना, अगर, और मेरी बात सुने, उग्रवादियों से जाकर हाथ मिलाते हैं, लेकिन ये तो हम लोगों की, मैं फिर कह रहा हूं डरे हुए लोग ताली नहीं बजाएंगे, मर्द लोगों की ताली रुकेंगे नहीं, मैं दावा कर रहा हूं, लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। मुझे अच्छा लगा इधर से झांसी की रानियों ने भी तालियां बजा दी। अच्छा होता अगर पटेल, एक इशारा है समझदार लोगों का, तालियां उधार मत रखना, अच्छा होता अगर पटेल कुछ लोगों को झटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, कुछ को आजादी मिलते ही फांसी पर लटका देते, फिर ना कश्मीर का झंझट, ना खूनी होली होती, ना बंदूकों के साये में मेहंदी और रोली होती। अगर कबूतर श्वेत नहीं, मैं दो प्रतीक ले रहा हूं कविता में, अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि 370 धारा हट जाएगी। यहां भीड़ में बैठे होंगे, मैं सीधा सीधा नाम क्या ले रहे हो, जिन्होंने शब्द बोले उन्हें पता भी नहीं वो संस्था है क्या। 370 धारा हट जाएगी, हमने सपने में नहीं सोचा था। राम मंदिर बन जाएगा, सपने में नहीं सोचा था। मेरा इशारा समझें, तदीयाय कार्य बद्धा कटियम के कुछ लोग बैठे हों तो मेरी बात को समझना, मैं बोल क्या रहा हूं। 370 धारा हट गई, लोगों के पेट में दर्द हुआ, कल क्या हो गया, कश्मीर तो वैसा का वैसा ही है, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। मेरा एक फर्क समझ ले, अशोक भैया बैठे हैं, जॉनी भैया बैठे हैं, आपका लाडला बेटा, इस अपने पर फक्र कीजिएगा, आपको खुद नहीं पता होगा आपने कितने बड़े बेटे को अपनी बेटी सौंप दी है। यह हिंदुस्तान का बेटा हो चुका है। यदि यह छोटी सी जगह आप बार बार कह रहे हैं ये सब लोग यहां हैं, तो इस बेटे के आमंत्रण पर हैं।
ऐसा दामाद किसी को मिल जाए तो ये मान लीजिएगा जनकपुरी को किसी राम की आमद हो गई है। आपने सीता सौंपी है, लेकिन हमने भी अपना राम आपको सौंपा है। मैं इस अनुज लक्ष्मण को बहुत आशीष देता हूं कि वो इस मिट्टी पर एक वधू लेकर के गया है। हम आज ये समझ ले, उस दिन ना आए बराती बन के, आज चले आए बहू को आशीर्वाद देने के लिए शहर में। जनकपुरी की यात्राएं पूरी करते हुए लोगों ने कहा करा क्या है। मैं एक लाइन बोल रहा हूं, समझ जाए तो ताली वहां पहुंचे जहां के लिए मैंने लिखी है। मैंने कहा 70 सालों में आप तिरंगा नहीं फहरा सके कश्मीर में। मैं सच बोलूं तो ताली उठे, झूठ बोलूं तो खड़े हो जाना, झूठ बोल रहे हो। 70 सालों में जहां तिरंगा नहीं फहरा, उसी लाल चौक में पूरा घंटा घर तिरंगे से नहाया रहता है 24 घंटे के लिए। क्या यह कम परिवर्तन है इस देश के अंदर? कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। ये मेरी पीढ़ी बोल रही है, जहां से विनीत चौहान ने कविता सीखी है। मुझे निराश मत करना यदि लाइन कविता नहीं है, फिर कविता हुई नहीं है मंच पर अब तक। कुछ देख क्या किया हमने हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। अब एक भी हाथ खामोश रहो, पूरा हाथ खड़े हो जाए इस बार। कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं। हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं। आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। मुझे अच्छा लगा आप लोग सम्मिलित हो गए। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की। मैं कश्मीर का नंगा चित्र दिखा रहा हूं। लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की। जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने ला दी। उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। मैंने नाम नहीं लिया है, ये समझ गए तो आपकी समझदारी ज्यादा है। मैं लाल किले पर जब इसको पढ़ रहा था तो आधे लोग पूछ रहे मोटा भाई कौन है। मैं कैसे कहते हैं, निरमा के साथ लक्स की बट्टी फ्री, ये वो है। सबकी ऐसी तैसी कर दी इकले मोटा भाई ने। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, फिर आपकी और मेरी परीक्षा है। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, अब आगे को तैयार रहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में कर लेंगी, सब सत्कार कहो। 100 हूर तुम्हारी जन्नत में। लोगों ने कहा 370 धारा पे मतदान कराना चाहिए था। मतदान करा लेते वो लोग कहां रहना चाहते हैं, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। मैं कहा मैं पिपरनी जा रहा हूं, मतदान करवा लेता हूं। ठीक लगा तो हट गई, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो इस बार लाल किले पे फिर बोल देंगे यार दोबारा लगा दो। आप बताना ये हटनी चाहिए कि नहीं हटने चाहिए। मैं बोल रहा हूं पूरी घाटी तो दहल रही थी, क्यों हटानी पड़ी? ठीक लगे तो ताली दिल्ली पहुंचे, वहां की सरकार के हाथ मजबूत करना कि तुमने ठीक किया है। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी अंगारों से। कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी नारों से। चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इन सारी घटनाओं का, तैयार रहे पीछे के लोग, इन सारी घटनाओं का बस निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। मैं हनुमान जी के इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में एक ही प्रार्थना कर रहा हूं, अगली बार जब कभी यहां आयोजन हो, भव्य मंदिर बन जाए, तो एक सपना लेकर के जा रहा हूं और प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के चरणों में सपना सौंप के जा रहा हूं। आप भी मेरी इस पूजा में ताली बजाना, ये सपना मेरा सच हो जाए। विश्वास रखो इस बार सभी ये नीर क्षीर हो जाएगा। सिंधु तट के सब आर पार ये कश्मीर हो जाएगा। यही सपना है मेरा बस। वाह 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 वाह। वहां एक महबूबा रहती है, नाम ही महबूबा है, बाकी तो काम की तो है नहीं। नहीं तो अब तक जान नहीं पा रहा कि यहां छोड़ के एक और न लिया था। कर मत लियो ऐसा जुगाड़, पहले बता रहा हूं। ये मारते कम है, घसीटते ज्यादा है। बस दामाद है जब तक तिलक है, नहीं तो तिलक के पीछे से पकड़ के ले जाते हैं। छोरी को ठीक ठाक रखियो। लेकिन अच्छी बात है, वो महबूबा कहती है यदि 370 धारा हट गई तो यहां तिरंगा उठा। देखिए मैं एक भी बात झूठ और अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, प्रेस के लोग बैठे हों,
मेरी इस बात को अखबार में छापिएगा, कल कुछ मेरी कविता छपे न छपे, ये 2 लाइन छापना विनीत चौहान क्या बोल करके गया था। महबूब भाई ने कहा कि 370 धारा यदि हट गई तो तिरंगा उठाने वाला कश्मीर में नहीं बचेगा। मैं पूरे हिंदुस्तान की क्या बात करूं, मैं धार के पिपरनी के छोटे से गांव से संकल्प करवा रहा हूं। क्या कहा, तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। आपका जवाब पहुंचे श्रीनगर कि लहराएगा कि नहीं लहराएगा। क्या कहा, तिरंगा घाटी में अब और नहीं लहराएगा। क्या कहा कि जनगण मन घाटी में नहीं कोई दोहराएगा। जब तक एक भी बेटा जिंदा अपने हिंदुस्तान का, अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। अमर तिरंगा काश्मीर में सदियों तक लहराएगा। मेरे भाई ने, शायद भैया ने कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गाएगा। पेट दर्द ये नहीं है जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गईं। क्या है वंदे मातरम? जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट। उस दिन मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने नहीं कहा था कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, सब लोग गा रहे थे। आज ये बकवास करते हैं। मेरा फिर मैंने कहा वो तोदिया कार्य बदिया कटम के लोग, बजरंग दल के लोग सुन लें, ये लोग बड़ी उत्साह में रहते, हम पाकिस्तान से वंदे मातरम गवा देंगे। मतलब अगले छोटी मोटी बात ही नहीं करते, पाकिस्तान से वंदे मातरम गवा, अफगानिस्तान से अबे कुछ थावस रखो, जोश में होश मत खो। 47 का विभाजन मजहब की दीवार पर खड़ा था। मैंने अभी कहा है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी का एक गोल्ड मेडल मेरे हिस्से में है, तो मैं तर्क से बात साबित कर रहा हूं। 47 का विभाजन मजहब की दीवार पर खड़ा था सर। जिन लोगों को मजहब प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए थे। हमें कोई हक नहीं हम उनसे कहें कि तुम वंदे मातरम गाओ, लेकिन जो निकम्मे यहां रह गए थे उन्होंने कहा था कि हम मजहब को बड़ा नहीं मानेंगे, हम हिंदुस्तान को बड़ा मानेंगे। यह बात तो 47 में तय हो चुकी थी। आज इनकी भाषा क्यों बदलती है, बस ये मेरे गुस्से का कारण है। जो चले गए यह देश छोड़, जिसके गायन से माता की परतंत्र बेड़ियां टूट गई, जिसकी स्वर लहरी सुनने को स्वर्ग सीढ़ियां छूट गई। कुछ मक्कारों को वही गीत तिल भर भी रास नहीं आया, गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं भाया। माँ आप थक जाए हो तो मुझे बता देना, मैं कविता छोटी कर दूंगा। जैसे थक जाए मुझे बता दीजिएगा। गद्दारों को लगता शायद माता का दूध नहीं भाया। जो गीत सदा आजादी की दुल्हन की जय जयकार रहा, जो फांसी पर चढ़ते चढ़ते वीरों की रणहुंकार रहा, तुम उसी गीत को गा न सके, सचमुच कितने हठभागी हो। माता की छाती चीर गए तुम कुल कलंक कुलदागी हो। माता की छाती चीर गए। मेरा तर्क समझना, जो चले गए यह देश छोड़, तर्क पर ताली उठे आपकी, जो चले गए यह देश छोड़, उनसे न शिकायत कभी हमें, पर तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें। पर तुमने इसको वतन का, हमारी विनीत भाषा देखिएगा, और अब मेरा चौहान बाहर निकल रहा है। तुमने इसको वतन कहा इसलिए मोहब्बत अभी हमें, वरना पर तुमको, मुझे तलवारों जैसी ताली चाहिए इस बार, आपने तलवार भेंट कर दिया तो, वरना इस घटना पर तुमको हम बांट छांट भी सकते थे। जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। जो भारत की जय गा न सकी वो जीभ काट भी सकते थे। अच्छा होता तुम बन हमीद माता का कर चुका देते, इस राष्ट्रदेव के चरणों में तुम अपने शीश चढ़ा देते। हम भी चाहते हैं मरे अगर धरती की गोदी यही मिले, 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी यही मिले। 100 बार स्वर्ग छिन जाए मगर माता की गोदी। एक कविता, 2 में से मुझे बताओ, चुड़ावत शक्तावत या सैनिक की चिट्ठी, 2 में से सैनिक की चिट्ठी। ओके, सैनिक की चिट्ठी। अरे इतना नहीं, इतने भी बहुत है, वीर रस इतना ही बहुत रहता है, खड़ाला मार जाता है। पहले 10 लाख एक अच्छा ओहो, अब इस दामाद ने जो फरमाइश करी है वो जरूरी है। हाँ 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 मैं समझ रहा हूं। एक कविता मेरी वायरल हुई है पिछली, थोड़े बहुत मुझे पहचान मिली है, वो इस 4 लाइनों से मिली है। जो मेरे नए पीढ़ी के बच्चे बैठे हैं, ये जब जब मेरा यूट्यूब खंगालते हैं, वो 4 लाइन पर सर्वाधिक मेरे लाइक आते हैं इस समय, जो मिलियंस लाइक हैं। घटना कुछ यूं है सर, मैं बिहार गया था एक बार होली के कार्यक्रम में। वहां जब मैं पहुंचा तो एयरपोर्ट के ऊपर भीड़ बहुत थी। मैंने पूछा यार बिहार में इतनी भीड़ पटना में मैंने देखी नहीं। तो किसी ने कहा साहब एक बेटा शहीद होकर के आया, तिरंगे में लिपट के आया है, उसको यहां के कृषि मंत्री श्रद्धांजलि देंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने जानी से कहा यार कविताएं तो रोज पढ़ते हैं, आधा घंटा लेट पहुंच जाएंगे। पिपरनी के लोगों गुस्से में शर्म से थूकना उस मंत्री पर। आधा घंटा नहीं, हम 2 घंटा खड़े, वो मंत्री आए नहीं।
अगले दिन जो बयान छपा उस पर मैं खुद शर्मिंदा हूं। मंत्री ने कहा मैं क्यों जाता वहां, उन्हें तो मरने की तनख्वाह देती थी गवर्नमेंट। ये बिहार का कृषि मंत्री बोल रहा है, याद कीजिएगा, छोटा मोटा कोई आपका और मेरी तरह आदमी नहीं था, वो कृषि मंत्री बोल रहा था। विनीत चौहान ने उसी दिन 2 लाइन लिखी जब उसने कहा कि उन्हें तो तनख्वाह मिलती थी, उन्हें तो हमने 10 लाख रुपए दे दिए हैं। आपके यहां भी हुआ होगा, कोई बेटा तिरंगे में लिपट के आया होगा तो सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए दिए गए और कहा ये सब लौटा दिया इन्हें। तब विनीत चौहान की 2 लाइन सुनना, जो लोग आज पहली बार सुन रहे हैं, ये लाइन उन्होंने सुनी होगी। उन्होंने कहा मैंने लिखा उस मंत्री के नाम, तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, मेरा गुस्सा यदि आपकी हथेलियों में आ जाए तो उसे आकाश तक उठाइए, बिहार पहुंचाइएगा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें। जरा दोनों हाथ खड़े करके एक बार, वाह। भारत माता की, दोनों हाथ उठाकर भारत माता की। सर ये हमारे छोटे गांव का कवि सम्मेलन और आपका नहीं छोटा नहीं, मैं तो कह दिया, मैंने 16 लाल किले न्यौछावर करे और मैं 35 साल में मैंने इससे बड़ा कवि सम्मेलन देखा नहीं है। मैं घोषणा कर रहा हूं, आप मेरी YouTube पे देख लेना, परसों ये रिकॉर्ड हो जाएगा। वाह 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 वाह। एक कविता सुन लीजिएगा। ये सब लोग कहते हैं, हमारे छोटे भाई बड़े भाई सभी लोग हैं कि विनीत भैया तुमने इससे अच्छी कोई कविता नहीं लिखी है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, बस 4 मिनट मुझे और दीजिएगा, उसके बाद अगला कवि आपके सामने आएगा। मैंने कहा नहीं, सैनिक की चिट्ठी अच्छी कविता ये तुम लोग कह रहे हो, ये टेलीविजन बोलता है, मैं इसे सच्ची कविता कहता हूं। सर मैंने आपको बताया मैं हिंदी का लेक्चरर नहीं रहा हूं, मैंने 30 साल केमिस्ट्री पढ़ाई है, रसायन विज्ञान पढ़ाया है मैंने। आप आयतन में कम है, चिंता नहीं है, आप डेंसिटी में ज्यादा रहिएगा, घनत्व में ज्यादा रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं। 19 साल का बेटा था, सच्ची घटना पर आधारित यह कविता है। 7 मिनट मेरे साथ रहिए, उसके बाद मैं दावा कर रहा हूं आपके कानों से प्रवेश तो करूंगा, आंखों से बाहर न निकल आया तो मेरा नाम विनीत चौहान नहीं। मैं अगली जो कविता बोल रहा हूं, 19 साल का बेटा इनकी तरह 20 दिन उसकी शादी को हुए और 21वें दिन वो करगिल की चोटी पे चला गया। वहां से उसने एक चिट्ठी लिखी उस नव ब्याहता के नाम, उस पत्नी के नाम, जिससे उसने 20 दिन पहले फेरे लिए। यह अलग बात है चिट्ठी इतना लेट गांव में आई कि तिरंगे में लिपट के शव उसका पहले गांव में आ गया। तो मैंने उस चिट्ठी को खोला, मैंने रोते रोते उसे पढ़ा और पढ़ते पढ़ते मैं रोया। उसके अंदर उसने एक शेर लिखा, भूल जाना आज की रात विनीत चौहान क्या चीखा क्या चिल्लाया, मेरी सारी कविताओं को तराजू के एक पलड़े में रख देना और उस बच्चे ने जो शेर उस चिट्ठी में लिखा उसे दूसरे पलड़े में रखना, आपको पलड़ा भारी लगेगा। उसने लिखा, यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। कोई नई बात नहीं है साहब, हर नया लड़का अपनी दुल्हन को यही लिखता। अगली लाइन पर मैंने खुद ताली बजा दी, मैंने रोते रोते ताली बजाई, आप हंसते हुए बजा देंगे मुझे अच्छा लगेगा। यूं तो तुम्हारे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। थोड़ा और ताली ऊपर तक पहुंचाइए, उस बेटे तक पहुंचे। वाह 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 वाह। पर मादरे वतन पे अपना इश्क भी कुर्बान है। बस कल्पना करें, टाइगर हिल है, उस पर एक सैनिक लहू लुहान है और एक चिट्ठी अपनी मां के नाम लिख रहा है। मैं शुरू कर रहा हूं, अब बीच में न उठे कोई भी, मैं समझूंगा। अब यदि कोई बीच में उठा, जैसे कोई आरती के बीच में से उठ जाए, उसे आरती को में खड़े होने की तमीज नहीं थी। न भी अच्छी लगे, सुन लीजिएगा, मैं अपनी पूजा कर रहा हूं। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, अंतिम चिट्ठी है उसकी, मैं आपको सौंप रहा हूं। मां तुम्हारा लाडला रण में अभी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता खुद शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं, रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूं। मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं, मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम, मुझे अच्छा लगा आपने इसकी लाज रख ली। मां उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूं। युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटाऊं। कहां है कविता के पार्थी, किस कोने में बैठे हैं? युद्ध था भीषण मगर न इंच भी पीछे हटा हूं। महा तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। महा तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। मां तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूं। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है। मां कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा है मां मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शादा हुआ हूं, एक लाइन संभाल ला इस छोटी सी भीड़ में। कह रहे हैं शत्रु भी मैं जिस तरह शादा हुआ हूं,
लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूं। ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं। ये तो हर किसी ने कहा, सैनिक चिर निद्रा में खो गया, सैनिक चिर निद्रा में खो गया। मैंने एक लाइन में कुछ नया कहा हो तो जो कविता के लोग हैं आशीष दे, मैं ऐसी एक लाइन और लिख पाऊं। ये न समझो मां कि मैं चिरनींद लेने जा रहा हूं, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। जरा कविता जैसी ताली उठे फिर इसमें। मैं चीखूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं। मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूं। दो पंक्ति पिता को लिखता है। सुनता हूं वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा देते हैं। इतिहास में पहली बार हमारे जवान बेटे की अर्थियों को हमारे पिताओं ने कंधे दिए, हमारे ताऊओं ने मुखाग्नियां दी। कैसा लगा हो उस पिता को जिसने जवान बेटे की अर्थी उठाई होगी। दो पंक्तियां आंसू रोक करके सुनिएगा, दुर्गादान जी ने लिखी हैं। मैंने हिंदी में कह दिया उसे। सो रहे होंगे दुर्गादान जी कोटा में, उनकी नींद में खलल डाल दीजिए, आपकी तालियां चरणों तक पहुंच जाएं उनकी कि उनका बेटा उन्हें याद कर रहा है। जितनी भारी लगती है ये शेषनाग को धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। वाह 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 वाह। मैं सच कह रहा हूं, मैंने ऐसे श्रोता नहीं देखे 35 साल में सब। मैं उम्मीद नहीं करता था यहां ऐसा सुना जाएगा। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं, पिता को लिख रहा है वो। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही बहुत दुख दे चुका हूं और कंधों पर खड़ा हो आसमां ले चुका हूं। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पे मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता वह भार अपना तनिक हल्का कर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ ऋण को भर न पाया। तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ ऋण को भर न पाया। ओ पिता, यह प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है। आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। आज भी यह सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। दो पंक्ति भाई को लिखता है। हमारे गांवों में कहावत है, आपका कोई बेटा गया हो यदि वहां करगिल में या सेना में, तो आप आज भी कहते हैं वो बेटा थोड़ी है, मेरी बाईं भुजा की ताकत खड़ी है बंदूक लेकर के पर्वत की चोटी पर। दो लाइन भाई को कहता है। मेरे दो प्यारे वीरस के दो छोटे भाई हैं, मैं इन्हें सौंपता हूं। भाई कब याद आ जाता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। मैंने राम नाम सुरेश महेश नहीं कहा है, मैंने युद्ध भूमि में उस बच्चे का नाम उठाया है। सुन अनुज, भाई कब याद आता है, सुन अनुज रणवीर गोली बाह में जब आ समाई। ओ मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। ओह मेरी भाई भुजा। और क्यों याद आई, जरा कविता के लोग पहुंचे। ओह मेरी बाईं भुजा उस वक्त तेरी याद आई। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, बचपन में खिलाया होता है। मैं तुझे बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूं, लौट कर भी आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं हूं। पर अनुज विश्वास रखना, भारत बोल रहा है इस समय, पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं थक कर पड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना। एक भी कविता की बारीक बात आप तक पहुंचे, एक भी आंसू आंखों से छलके उसे छलकने दीजिएगा। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना। ये दो भी आंसू छलके मेरे लिए इससे बड़ी पद्मश्री नहीं है कि यदि मातृशक्तियों के आंसू छलक आए किसी कविता पर, तो मैंने आज का यज्ञ पूरा कर लिया यहां पर। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना। कविता बारीक हो रही है, आंसुओं की यात्रा निकलने दीजिएगा उस गंगा को। अब तुम्ही को सौंपता हूं बस बहन का ध्यान रखना, जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। जब पड़े उसको जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। तुम उसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता। वाह वाह वाह। भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। अंतिम लाइन है, वो पत्नी से कहता है और विदा हो जाता है। सबसे उसने कुछ कहा है, पत्नी से 3 बातें मांग ली हैं। इसी का नाम अधिकार है। अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं। मैं दावा कर रहा हूं, पढ़े लिखे वकील लोग बैठे हूं, यदि कोई पत्नी का पति चला जाए और ये 3 शर्त वो निभा जाए, ये बड़ा मुश्किल है। 3 शर्त क्या है, मैं रात्रि के 2 बजे इन 3 शर्तों पर आपका ध्यान चाहता हूं। क्या कहा है उसने पत्नी से, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूं। क्या है 3 शर्तें, सुनिएगा।
तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, और तर्क समझना क्यों। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे, असंभव बातें कह रहा है। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना, हाथ में चूड़ी पहनकर पांव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं वह धव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम नहीं वह धव्य की प्रतिमूर्ति या की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। माता की तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो। जानता हूं बालकों के प्रश्न को सुलझे न होंगे, 2 लाइन बच्चों को लिखता है और विदा हो जाता है। जानता हूं बालकों के प्रश्न को सुलझे न होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वे उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा हैं कहां, कब आएंगे, और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहां बैठे हुए हैं। क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। बच्चे जिद करते हैं, क्या उन्हें मालूम है कि उनसे हम रूठे हुए हैं। तो तुम उन्हें समझाना कि उस जिद पे अड़ जाते नहीं हैं, और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं, ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं हैं। मैं यहां कुलदीप के ही शौर्य किस्से गढ़ रहा हूं। टाइगर हिल से एक लाइन अपनी नई बच्चों को सौंपता है, मैं यहां कुलदीप के हित शौर्य किस्से गढ़ रहा हूं, एक आधी सी प्रतिज्ञा उसके हिस्से कर रहा हूं। वंश की पावन धरोहर अब तुम्ही को सौंपता हूं, और मैं दुश्मन की गोली बन प्रभंजन रोकता हूं। तुम अकेली हो, नहीं धैर्य को खोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना, भर उठे दुख से हृदय पर आंख को रोने न देना। सप्तपद की यात्रा से, अब मैं अनुवाद नहीं करूंगा, यदि मैंने 16 लाल किले वार दिए हैं इस कवि सम्मेलन पर, तो आप सुन के बता देना ये लाइन बड़े बड़े शहरों में नहीं समझी गई कि पिपरिया कविता को समझता है। अब तुम्ही को सौंपता हूं, बस वह इनका ध्यान रखना, अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूं। सप्तपद की यात्रा से जो समझे वो भरपूर तालियों से मुझे विदा करें। मैं जब इंदौर एयरपोर्ट से उड़ूं जयपुर की तरफ, तो आपकी तालियां विमान में मुझे सोने न दें। आज मैं 4 दिन से सोया नहीं हूं, मैं एक दिन और नहीं सोना चाहता कि पिपरिया का, कि मैंने जिंदगी का सबसे खूबसूरत कवि सम्मेलन पढ़ दिया है। सप्तपद की यात्रा से, एक एक हाथ उठ जाएगा शायद। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आश्वासन दे रहा है वो, विदा हो रहा है सैनिक। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। वाह वाह, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी तुम अमर वैरागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं, इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूं। मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूं। वाह 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 वाह। अरे भाई साहब, बहुत बहुत सस्ते में जा रहे हैं भाई साहब, निपट करके जरा आपकी तालियां उठे भाई साहब। देखो, अब ये कविता नहीं सुनवाई जा रही है, मेरी समाधि तैयार करवाई जा रही है। नहीं भाई साहब, ये बड़ा ऊंचा कलाकार है। आप जो कह रहे थे कि पिपरनी में कविता सुनेंगे या ना सुनेंगे, नहीं, सुन के बता। मैं आभार कर रहा हूं, और मैंने कहा इसे आप YouTube पर सुन लेना। दिव्य चैनल में YouTube पर डाउनलोड करेगा कि मेरे 35 साल का सर्वश्रेष्ठ कवि सम्मेलन आज पढ़ करके जा रहा हूं। यहाँ पर 35 वर्ष मैंने पढ़ा है कविता, मुझे 35 साल हो गए। चलिए, कोई लंबी भूमिका नहीं, सीधा कविता पढ़ रहा हूं। स्वागत है भाई साहब, स्वागत। राजस्थान में एक जगह है उदयपुर, वो कविता भी सुन लीजिए। मैंने 2-3 ही कविता लिखी ढंग की, बाकी तो सब काम चला हुआ जैसा होता है। मैं चूंडावत और शक्तावत सुना देता हूँ। है तो हिम्मत का काम, कितना सुन पाएंगे और कितना मैं सुना पाऊंगा। मैं इसके बाद सुनाता नहीं हूँ जनरली। सर, कुर्सी के लिए बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इस देश में। पहली बार देखिए, 4 मिनट और मुझे दे दिए, जब इसने बुलाई लिया, आपका दामाद है। अब आप लोग मानते हो, मेरे को तो माननी पड़ेगी इसकी, क्योंकि इतनी बड़ी सेना लेके बैठा होगा, वहां तक पकड़ जाने नहीं दे मेरे को। ये अभी ये साला फ्लाइट रुकवा दे, अभी वहां जाकर के इंदौर फ्लाइट नहीं जाएगी, पहले कविता होगी। तो मैं तो इसके चक्कर में सुना रहा हूं, भैरू के चक्कर में आज मेरे को यहां फंसा दिया इसने। आज तो मरने के लिए कोई कंपटीशन हुआ हो, विश्व के इतिहास की अद्भुत घटना है। विश्व के इतिहास में मरने के लिए कोई कंपटीशन हुआ कि पहले कौन मरेगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। उदयपुर में राणा अमर सिंह का शासन था। चूंडावत और शक्तावत 2 उनके सेनापति थे।
चूंडावत आगे लड़ते थे, शक्तावत पीछे लड़ते थे। हरावल दस्ते में, यदि आप उस भाषा को समझते, हरावल दस्ते का मतलब आगे लड़ना, वो गौरव का विषय माना जाता है राजपूतों में कि हम आगे लड़ते हैं। तो शक्तावत को लगा यार ये गौरव हमें क्यों नहीं मिला, तो वो राणा के पास चले गए। राणा जानते थे कि चूंडावत मानेंगे नहीं, तो उन्होंने उसके सामने एक शर्त रख दी कि सामने किला है, मुगलों के कब्जे में है, तुम चले जाओ, जो भी पहले चला जाएगा वो हरावल दस्ते में लड़ेगा। बस राणा को सपने में उम्मीद नहीं थी जो कल युद्ध होगा वो विश्व के इतिहास का अद्भुत युद्ध होगा। मैं उसका एक अंतरा सुना देता हूं, गाड़ी आगे बढ़ी तो दूसरा, नहीं तो एक में काम हो जाएगा। क्या है राजस्थान, जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं। अब देखो उत्साह कम मत करना वरना मेरी कविता छूट जाएगी। क्या है राजस्थान, पानी नहीं है, उत्तर दे रहा है विनीत चौहान। जहां शीशले निज कर तल पर युद्ध किया करते हैं और मान के धनी प्राण धन वार दिया करते हैं, राजस्थानी धरा, अब उत्साह की कविता सुनिएगा, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम, अब क्षत्रियों की तालियां उठनी चाहिए इस बार। तलवार भेंट करी तो तलवार जैसा काव्य पाठ सुन लो। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती हैं, जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं, जहां फूल सी कोमल नारी शोलों पर चलती हैं और वंश की बेल नुकीले भालों पर पलती हैं। राणा पुत्र अमर सिंह भी मेवाड़ वंश गौरव थे, चूड़ावत शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चूड़ावत लड़ते थे। शक्तावत यह देख देख कर मन ही मन कुड़ते थे। यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया, उनके सेनापति का नाम, यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। उद्वेलित बालू सिंह भी झटपट राणा तक धाया, बोला श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चूड़ावत लड़ते हैं। सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए। भाषा के लोग ध्यान दें, सम्रांगण में प्राणोत्सव का ये क्रम रोका जाए, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। एक बार, मुझे अच्छा लगा आप तो कविता सुन रहे हो यार। अरे भाई साहब, एक बार यह, मैं सचमुच धन्य हूं आज, एक बार यह मौका शक्तावत को सौंपा जाए। चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा, चूड़ावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग फंडोले, बोले श्रीमान आखिर तुमको क्यों आभास हुआ है, क्या चूड़ावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। आप कहें तो बैरी दल से धरा पाट के रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट के रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है, भूल गए घायल कबंध ने पहरो युद्ध किया है। वाह, भूल गए, वो अपना इतिहास याद दिला रहा है। भूल गए घायल कबंध ने पहरों युद्ध किया है, क्रोधित जैत सिंह आंखों में भर अंगार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर फुफकार रहा था, जो मणि छिनने के भय से विषधर फुफकार रहा था। राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे, कविता देखिए आप, राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे, विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। आखिर राणा को ही सूची सहसा युक्ति नवेली, जिससे वे सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। उनठाला का किला मुगल सब सैनिक कब जाए हैं, इस कारण इस धरती पर घन काले घिर आए हैं। जो भी जाकर गढ़ में पहले प्रथम प्रवेश करेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। राणा ने शर्त रख दी। अब क्या था, ध्यान चाहता हूं मैं आपका, अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था, खुद के लिए नहीं लड़ना था। तय था कल मृत्यु होगी। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें मौत को जाकर ही वरना था। पूरी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई, और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भोर हुई रणभेरी गूंजी, मेरे साथ यात्रा कीजिएगा। भोर हुई रणभेरी गूंजी और धुंधभई वियोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मैंने अपनी बात कह दी है सर, आज नहीं अंतर होना था केवल विजय विजय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम उसे जिद पर अड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम। आपकी ताली कमजोर हो गई, मैं फिर कोशिश कर रहा हूं। भोर हुई रणभेरी गूंजी और धुंधभई बोली, मेवाड़ी सुत चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। मृत्यु दुल्हन की खातिर दो दूल्हे खड़े हुए थे, कौन वरेगा प्रथम उसे जिद पर अड़े हुए थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी,
पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। पहले किसको वरूं, कविता हो गई हो तो आपका मन मिले। पहले किसको वरूं, इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुभट अभिमानी, लगी रक्त से खप्पर भरने काली और भवानी। दोनों योद्धा एक एक कर अरिदल काट रहे थे, दोनों योद्धा अरिदल से यूं भूतल पाट रहे थे। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया। मेरे रोंगटे खड़े हैं इस समय। सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया, भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर की खातिर जो आगे बढ़ता था, उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया, खड़ा हो गया, कील पकड़कर हाथी पर चिल्लाया, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो, और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। कहा महावत ने स्वामी ये कैसे अमृत कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बर्ची धर दूं। भालू बोला वीर व्यर्थ मत नाहक समय गमाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ, समय आ गया मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ। विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था, विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था। बालू सिंह ने भी सीना कीलों पर अड़ा दिया था। हाथी ने मस्तक की टक्कर मारी जो प्रयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी, दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी। दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी। हाथी शोणित की पावन गंगा में नहा चुका था, बालू सिंह भी उधर रक्त के धारे बहा चुका था। अब सीन यह है कि बालू सिंह का हाथी अंदर घुस रहा है। जय सिंह को लगा अब तेरे हाथ से बाजी चली गई, अब तो बालू सिंह लड़ेगा। हाथी घुस गया, लेकिन वीर वो नहीं है जो अंतिम क्षण पर पराजय स्वीकार कर ले। मेरे किसी छोटी बहन ने या भाई ने कहा है, जो मृत्यु से पंजे लड़ा ले वीर उसका नाम है। जय सिंह क्या करता है, अंतिम लाइन मुझे विदा कीजिएगा। उधर जय सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, वो पीछे चढ़ रहा था। उधर जय सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, कूदने ही वाला था बस वो, जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़ कंगूरे तक आया, गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सारे सपने टूट गए जय सिंह के, अब तो गया बालू सिंह। जो किया वो अद्भुत है, इतिहास में गौरव कीजिएगा भारत के इतिहास पर। मैंने पूरी दुनिया का छोटा मोटा इतिहास पढ़ा है, मुझे इससे बड़ी वीरता की कोई कहानी मिली नहीं है। आपको मिले मुझे बताइए, मैं अगली बार उस पर कविता लिख लूंगा। लेकिन जय सिंह कैसे एंट्री ले रहा है, बस ये अद्भुत है। गोली लगी वक्ष पर, सहसा वीर धरा पर आया। सोचा अगर किले में पहले बालू कदम धरेगा, वही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है, और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है, तो जाकर ही सैनिक जय के पथ पर कुछ बढ़ता है। लगी तनिक ना देर, मुझे विदा कीजिएगा, लगी तनिक ना देर उसे भीषण निर्णय लेने में, विजय सुनिश्चित लगी उसे निज शीश काट देने में। तो उन ठाला का किला जब ये घटना देख रहा था, एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था, एक वीर निज शीश। आपकी तालियां इन्हें मदहोश करे मेरे भाई, जरा हाथ खड़े करके। विनीत चौहान जी को लगना चाहिए कि मैं कविता के श्रोताओं के बीच में आया हुआ हूं। वाह।